क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है अपना रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स इज व्हाट रियल नंबर्स इज हैव टू पार्ट्स, यानी दो नंबर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अपना ऑल रेशनल नंबर्स और सेकंड अपन बोल सकते हैं सारे इर्रेशनल। तो मतलब जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, अगर सबकी कंबाइंड फॉर्म तैयार कर दी जाए तो अपन को क्या मिल जाएंगे? अपने रियल नंबर्स। ठीक है, क्लास 9th में हमने ये रेशनल नंबर्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अपने इर्रेशनल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज अपन चेक की थी। तो क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th में हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स की एक थ्योरम है जो अपने सिलेबस का पार्ट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और हम इर्रेशनल नंबर्स में पढ़ने वाले हैं रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स हम बहुत अच्छे से जानते थे, क्लास 9 में पढ़ा था अपन ने। रेशनल नंबर क्या होता था? नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने ये बताया था क्लास 9 में कि सारे नेचुरल नंबर्स को अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स क्या थे? रेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर मैंने बताया था सारे होल नंबर्स को अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी बताया था सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। दैन मैंने बताया था ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्योंकि सारे नंबर्स को अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर्स का एक पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स पे और रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। नाउ थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं जो अपन चीजें काम आएंगी क्लास में। फर्स्ट है अपना प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स a number which have two factors only. The first factor is 1 and the second factor is number itself. एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक नंबर खुद। कौन कौन से हो सकते हैं सर? एक हो सकता है 2, उसके बाद 3, क्योंकि 2 का एक फैक्टर 1 है और 2 का एक फैक्टर खुद 2 है। ठीक है, 3 की बात करता हूँ, 3 का एक फैक्टर 1 है, 3 का एक फैक्टर खुद 3 है। 4 की बात करता हूँ तो 4 का एक फैक्टर 1 भी है, एक फैक्टर 2 भी है, एक फैक्टर खुद 4 भी है। इसका मतलब ये तो इसमें प्राइम नंबर्स का काउंट नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। मैं 5 की बात करता हूँ, 5 का एक फैक्टर 5 है तो 1 है और एक फैक्टर 5 है तो 5 आ सकता है इसमें। ठीक है, 5 का 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 का एक 1 फैक्टर हो जाएगा, एक 2 भी हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। मैं 7 की बात करता हूँ तो 7 का सर एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 7 है। ऐसा बहुत सारे नंबर्स होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर्स हो गया। दोबारा समझ लो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स व्हिच हैव टू फैक्टर्स ओनली। फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड द अदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। ठीक है, दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक नंबर खुद। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये सुनो, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? इसमें क्या था प्राइम नंबर्स में? इसमें दो फैक्टर होते थे नंबर का, एक तो 1 और एक नंबर खुद। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। कैसे? मैंने आपको यहाँ पे लिखा 2 और मैं 3 लिख नहीं सकता क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर में चलेंगे। मैंने 4 लिखा। ठीक है, 4 का एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया, एक फैक्टर खुद 4 हो गया। इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हुए? 3। क्या होगा? कंपोजिट नंबर। 5 लिख सकता हूँ क्या? सर 5 तो किसमें चला गया? प्राइम नंबर में। 6 लिख सकता हूँ, 6 का एक फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 खुद हो गया। कितने फैक्टर हो गए? 4 कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट
बहुत सारे नंबर 7 लिख सकता, 7 उसमें आगे प्राइम नंबर्स 8 लिख सकता हूँ। 8 का एक 1, एक 2, एक 4 और एक 8, ऐसे बहुत सारे नंबर्स जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। दो होंगे तो प्राइम नंबर्स हो जाएगा, 3 होनी चाहिए, 3 और 3 से ज्यादा, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आप अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा अपना प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है। मैं बात करता हूँ 1 की, स्टार लगा लेता 1 की। 1 is neither prime, 1 is neither prime nor composite। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये स्टार लगा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम को प्राइम नंबर्स। ये क्या चीज है सर? इसका मतलब प्राइम नंबर्स का कुछ ना कुछ होगा इसमें, को प्राइम। बेटा को प्राइम्स में क्या होगा, इसमें पेयर्स होंगे प्राइम नंबर्स के। पेयर्स कैसे होंगे, इसमें एक पेयर ले लिया 2 और 3 का पेयर, ठीक है। तो दीज आर को प्राइम्स ऑफ ईच अदर, व्हाई, बिकॉज इस 2 का एक फैक्टर 1 है और एक 2 का खुद 2 है, इस 3 का एक 1 है और एक 3 का एक 3 है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है क्या, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये क्या होंगे, को प्राइम्स ऑफ ईच अदर। ऐसे तो सर सारे को प्राइम्स हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे एक फैक्टर एक पेयर हो जाएगा 3 और 5 का, क्योंकि इसका भी एक फैक्टर 1 और 3 है, इसका 1 और 5 है, तो दोनों का एक क्या हो जाएगा, कॉमन 1, इसका 1 3, इसका भी 1 और 5, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, 1 और 1, 1 से ज्यादा और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी क्या बोलेंगे, को प्राइम्स। एक आप ले सकते हैं 5 और 7, दीज आर को प्राइम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं तुमको आगे काम आने वाली है। तो मैं थोड़ा सा एक बार लिख लें, इसको साइड हो जाता हूँ। देखो देखो, आप थोड़ा सा एक चीज समझो। मैंने आपको बोला कि आप मुझे 12 के फैक्टर बताइए। फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड कर दे। तो एक बच्चे ने बोला कि सर 2 है, सही बात। एक ने बोला 6, सही बात, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 12 के फैक्टर को। आपने क्या बताया, एक सर 2 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, ठीक है। मुझे पता लगा सर 2 तो क्या है, प्राइम नंबर है और ये फैक्टर भी है इसका, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टर। और ये क्या है, ये तो ये सब प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको मैं ओनली फैक्टर लिख दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन 2 के फैक्टर्स करेंगे तो कुछ प्राइम फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ ओनली फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो मैंने 12 के फैक्टर लिखे, या फिर मैंने लिखा होगा 12 के फैक्टर लिखेगा, तो एक लिखा मैंने 2 6 जा, तो 2 6 जा 12 और एक लिख दिया 6 1 जा 6 फैक्टर, सही बात है। ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, सही है। 12 का एक अपन फैक्टर करेंगे तो अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये फैक्टर तो है लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है। एक चीज क्या होती है, प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें वो नंबर्स आने चाहिए जो प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन से, 2 3 5 7 ऐसे नंबर्स। तो 12 में सर एक तो 2 और 6 है, तो इसमें एक प्राइम फैक्टर्स भी है, एक फैक्टर्स भी है, ठीक है। मुझे ओनली कौन कौन से चाहिए, प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो ये तो मैंने फैक्टर लिखे इसके। अब मैं इसके अगर प्राइम फैक्टर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कौन सा है मेरे पास, 2 है, 2 से डिवाइड हो इसको, 2 6 जा 12, दोबारा 2 से देखो दे दीजिए, 2 3 जा 6 जा रहा है, अब 2 से नहीं जाएगा ऊपर, अब जाएगा किससे, 3 से, इसलिए 3 1 जा 3। अब मैंने जो 12 के फैक्टर लिखे, ये क्या लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो इसको बोलेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ आएगा। और ये क्या है, ओनली ये ओनली फैक्टर्स है इसके, ये भी सही है लेकिन ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 15, आप इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर्स करें, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 से जाएगा नहीं, सबसे पहले सबसे छोटा ट्राई करो, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ट्राई करो। मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 5, फिर लिया इससे 5 से, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, एक बार सब 3 और 5, ठीक है। तो ये होगा 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। ये हो, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में
हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 72 लिखा और बोला कि 72 के फैक्टर करो। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर कौन सा? 2। 2 से डिवाइड कितना? 36। फिर मैंने लिखा 2। जब तक 2 खत्म ना हो जाए 2 से डिवाइड देते रहो। 2 से फिर दिया 80, ठीक है। 2 पे आ गया, 2 9 जा 80। अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 3 से। 3 3 जा 9, अगेन 3 से, 3 3 जा 1। अब ये सारे ही प्राइम फैक्टर्स हैं। इसका मतलब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन को, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू ऐसे। तो ये 72 का क्या लिखा हुआ है? दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। समझ आए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे? एक ऐसा फैक्टर्स लिखें अपन किसी भी कंपोजिट नंबर का जिसमें ओनली प्राइम नंबर्स यूज लिए जाए, ठीक है, और कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए अदर देन प्राइम नंबर्स, तभी वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ? देखो नेक्स्ट, अभी यूज कहां होगा, ठीक है, वो समझो। आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो ये इसी के बारे में, जो अपने चैप्टर फर्स्ट में इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो समझ रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन अगर एक्सप्रेस किया जाए तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में होना चाहिए, और वहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? यूनिक होंगे, या उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे लिख सकते हैं उनको। कैसे? जैसे मैंने एक फैक्टर्स किया इसका 75 का कर लेता हूँ, तो 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 15 जा, किससे जाएगा? 5 से। 5 3 जा, किससे जाएगा? 3 से। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 5 और 3, ठीक है। ये क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं 75 को ऐसे लिखता, मैं 5 से नहीं देता, मैं किससे देता? मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3 से दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या आता? 25। फिर किसे देना पड़ता मुझे? 5 से। ये आ जाता, क्या आ जाता? ये। अब इस 75 के क्या है? 3 5 और 5। अब इनमें और इनमें फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं सर, बस इनके ऑर्डर चेंज है। यहाँ भी 75 के फैक्टर्स क्या है? 3 5 5, और यहाँ भी 75 क्या है? 3 5 5, बस इनका ऑर्डर चेंज हुआ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर फैक्टराइजेशन किया जाए तो वो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिकनेस क्या हुई कि 75 के अगर फैक्टर्स में आज करूं तब भी ये होंगे, चाहे 1 साल बाद करूं तब भी यही आएंगे, चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। और इनका ऑर्डर भले चेंज हो सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर फैक्टराइजेशन किया जाए तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ लिख लेना, every composite number can be expressed in the form of prime factorization, and this factorization is unique, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा? यूनिक होगा, और इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना अपन, ऑर्डर इनका आगे पीछे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जांपल के लिए, और काम क्या है? अपन को एचसीएफ फाइंड करना हो, एलसीएम फाइंड करना हो दो नंबर्स का, उसके काम आएंगे। देखो ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल लिया मैंने 15 और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और एचसीएफ और एलसीएम बताओ। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। देखो पहले 15 की फैक्टराइजेशन करो, 3 से 5, 5 से 1, तो 15 का क्या होगा? 3 इंटू 5। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 30 का। 30 का क्या होगा? पहले 2 से जाएगा 15 टाइम्स,
फिर जाएगा किससे 3 से 5, फिर 5 से जाएगा कितना 1। तो यहाँ पे 30 का क्या हुआ 2, 3 और 5। ठीक, अब जो HCF होता है दो नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स का हाईएस्ट कॉमन क्या है, क्या बोला मैंने, दो नंबर्स की जब फाइन फैक्टराइजेशन की तो उसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो फिर देखो इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है और दोनों हाईएस्ट है, तो क्या आ जाएगा इसका HCF 5, दोनों में कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन एक चीज और कॉमन आ रही है क्या 3, तो ये भी हो जाएगी 5 इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा HCF। HCF वो नंबर होता है जिस नंबर से ये दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए, 15 में डिविजिबल हो जाए और 30 में डिविजिबल हो जाए, ऐसा वो नंबर होता है क्या HCF। ठीक है, अब मैं अगर LCM की बात करता हूँ, बेटा LCM में जितनी भी डिजिट्स हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन वो सारे हैं, इसका मतलब कौन कौन सा डिजिट है सर, 2 भी है, 3 भी है और 5 है और इनकी हाईएस्ट पावर आएगी। ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 1 है सर, 1 ले लीजिए। और उसके बाद कौन सा डिजिट है 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 3 ले लीजिए। और 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ दोनों में 1 है तो 1 ले लीजिए। कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 इसका क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, तो ये है चीजें। अपन अपनी बुक्स एनसीईआरटी पे डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने की। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस करने के बाद इस पे एग्जांपल्स कर लेते हैं एनसीईआरटी से। एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 20। तो HCF में LCM निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। मैं अगर 6 के फैक्टर करता हूँ तो क्या आते हैं 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 1, इजी, बहुत इजी। 20 का मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 2 जा 2 10 जा 20, 2 से डिवाइड जाएगा 2 5 जा 10, 5 5 जा 1, ये आएगा और कुछ आएगा ये आएगा। तो मैंने क्या किया 6 के फैक्टर क्या होगा सर 2 इंटू 3, मैंने 20 के फैक्टर लिखे तो क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कॉमन होगा। देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, और कुछ कॉमन थोड़ी याद नहीं आ रहा, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया इसका 2। एलसीएम, एलसीएम बात करते हैं, एलसीएम में क्या होता है जिसमें सारे डिजिट्स आएंगे, जितनी भी डिजिट्स इसके फैक्टराइजेशन में यूज हुई है सारी डिजिट्स अपन काउंट करेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर आएगी। मैंने क्या बोला डिजिट्स की हाईएस्ट पावर आएगी, मैंने 2 ले लिया, इसमें क्या था फैक्टर कितने थे 2 इंटू 3। अब देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 2, 2 की पावर 2 काउंट होगी। उसके बाद 3 है, इसमें 3 नहीं है कोई बात नहीं, 3 आ जाए, हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी। अब 5 है, अब 5 की पावर हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, कितना हो गया 2 2 से 4 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना आ गया 60। और इसका एलसीएम क्या हुआ 60 और एचसीएफ क्या हुआ 2। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं, वो क्या आ जाएगा 2, और एलसीएम क्या आ गया इनका 60। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं, अपन एनसीईआरटी से एग्जांपल 2 ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड HCF and LCM of 96 and 404, इनका HCF और LCM फाइंड करना है। ठीक है, देखो 96 के फैक्टर करता हूँ सबसे पहले, 2 से जाएगा कितने टाइम्स 48 टाइम्स, नेक्स्ट से जाएगा 2 से कितना 24, फिर नेक्स्ट जाएगा 2 से कितना 12, फिर नेक्स्ट जाएगा 2 से कितना 6, फिर 2 से 3 एंड 3 से 1। 96 के जो फैक्टर हुए वो क्या हुए 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 2, ये कौन सा रहेगा 3। ठीक है, ये आ गया 96 के प्राइम फैक्टर्स, हमें देखिए किसके 4 के। ठीक है, 4 में अब 2 से दे देते हैं तो कितना जाएगा 2 0 2, आगे दे देंगे 2 से कितना जाएगा 1 0 1, अपना तो 3 से जाएगा ना 5 से, इससे जाएगा सर 1 0 1 से जाएगा कितना 1 टाइम्स।
जो 4 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 101। देखो जो 96 के फैक्टर लिखे थे इसमें 2 की पावर कितनी थी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, और ये है आपकी 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, जो इनमें कॉमन साइज दोनों में कॉमन, तो देखो एक पेयर तो ये कॉमन आ गया, ये ले लीजिए, एक पेयर ये कॉमन आ गया, ये भी ले लीजिए, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 2 भी नहीं है और आगे इसमें 3 भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 4। बात करता हूँ एलसीएम की। मैंने क्या बताया था एलसीएम में सारे डिजिट्स काउंट होंगे, यानी जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन डिजिट्स हैं सारे आएंगे, जिसको कौन सा 2 भी है, 3 भी है और 101 भी है। ठीक है, तो 2 लिख लिया, और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, याद है। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर 1, और नेक्स्ट स्टेप कौन सा है 101, इसको सॉल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा एलसीएम जो भी आएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 12 एंड 20। एग्जांपल नेक्स्ट जो भी है थर्ड है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 12 एंड 20 by the prime factorization method। ठीक है, करो 6 12 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना। देखो 6 की प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, सबको पता है 2 3 जा 6 and 3 3 जा 1। 12 की बात करो, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। ठीक है, बात करता हूँ इसकी 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 and 5 5 जा 1। इनको लिख लो एक बार। 6 के कौन कौन से हुए, 2 इंटू 3। 12 के कौन कौन से हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और आपके 20 के कौन कौन से हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको एक बार ऐसे लिख लो, दिस इज 2 इंटू 3 और दिस इज 2 की पावर 2 इंटू 3, दिस इज 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, बात करता हूँ इसकी एचसीएफ की। ऐसे क्या होगा, तीनों में कॉमन, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ गया। देखो यहाँ पे 2 नहीं है नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो ये काम नहीं होगा, मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, इसका मतलब 5 नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है ओनली 2। एलसीएम की बात करता हूँ, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, एलसीएफ 2 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, एचसीएफ वो नंबर होता है। ठीक है ना, एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम क्या होगा, जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन में डिजिट्स आएंगे सारी काउंट होंगी, उन सबका क्या आएगी हाईएस्ट पावर। मैं 2 की बात करता हूँ, देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी। उसके बाद 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर 1 है, और 5, तो इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, ओके नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी से, ये आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक से नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। एग्जांपल 4 है अपना, अपन को 4 की पावर n पे डिस्कस करना है, और n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये बोल रहा है कि n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है क्या जिसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, और ये जो इसका आंसर आएगा उसमें जो यूनिट डिजिट होगा या जो n डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए 0। क्वेश्चन दोबारा समझ लो क्या है, क्वेश्चन ये है कि 4 टू द पावर n में n क्या है नेचुरल नंबर, और n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है क्या जो यहाँ पे पुट करने से जो आंसर आएगा इसका उसमें n डिजिट क्या होनी चाहिए 0। देखो पहले समझो इस चीज को पहले। देखो मैं अगर एग्जांपल के लिए एक चीज समझता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटा सा। देखो अगर मैंने 10 लिखा तो 10 के फैक्टर क्या आया 2 और 5। ठीक है, मैंने क्या लिखा 100 लिखा, तो 100 में क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगी सर, और 5 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 2 से 4 होता है और 5 की पावर 2 कितना ये आ जाएगा। इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ये पता चल रहा होगा कि
ये अगर अपन को जीरो बनाना है, किसी भी नंबर में क्या बनाना है, जीरो, तो वहाँ पे ये दो नंबर जरूर होने चाहिए। कौन कौन से, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, इसकी पावर चाहे कुछ भी, यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, तो कितने जीरो बनेंगे, 1 जीरो बनेंगे। यहाँ पे 2 2 हो गए तो कितने जीरो बने, 2 2 हो गए। अगर यहाँ पे 3 3 होते तो कितने जीरो हो जाते, 3। इसका मतलब अगर जीरो बनाना है तो दो डिजिट जरूर होने चाहिए, 2 और 5। अगर ये दोनों में से कोई एक भी है तब भी काम नहीं चलेगा, दोनों ही होने चाहिए जीरो बनाने के लिए। मैं 4 की पावर n की बात करता हूँ। 4 की पावर n में इसको प्राइम, 4 के अगर प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएंगे, 2 इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसका जो आंसर होगा उसमें एंड डिजिट जीरो नहीं आएगा। किसकी वजह से, 5 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 5 एब्सेंट है। तो आंसर क्या लिखोगे इसका, आंसर लिखेंगे इफ वी वांट जीरो इन द एंड ऑफ डिजिट, ठीक है, देन if we want zero in the end of the digit, the digits we want 2 and 5, but prime factorization of 4 की पावर n, क्या लिखा मैंने इसको, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। There digit 2 is present but 5 is absent। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। सो एनी वैल्यू ऑफ n, n की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, 4 to the power n never end with 0। ये 4 की पावर n कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। समझ आया क्वेश्चन, दोबारा से मतलब क्या कह रहा था, 4 की पावर n था और n क्या था, नेचुरल नंबर। तो ये पूछा था n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है क्या जिसमें इसका जो n डिजिट्स है वो क्या आना चाहिए, 0। मैंने क्या बताया, अगर 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए दो नंबर जरूर होने चाहिए, दो डिजिट्स होने चाहिए। कौन कौन से, 2 और 5। अगर इनमें से एक भी है तब भी काम नहीं चलेगा, दोनों ही होनी चाहिए 0 बनाने के लिए। 4 की पावर n को मैंने फैक्टराइजेशन की तो क्या लिख लिया, 2 इंटू 2 की पावर कंप्लीट पावर n। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 से काम नहीं चलेगा, 5 भी होना चाहिए था तब जाके 0 आता। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, इफ वी वांट 0 इन द एंड ऑफ डिजिट्स वी वांट 2 एंड 5। ठीक है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू पावर n, 2 इंटू 2 की पावर n, देयर डिजिट्स 2 इज प्रेजेंट बट 5 इज एब्सेंट। तो एनी वैल्यू ऑफ n 4 टू द पावर n नेवर एंड विद 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको और में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल तो सारे खत्म हो गए, अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के पहले जितने के एग्जाम्पल थे वो अपन कवर कर लिए, अपन एक्सरसाइज पे आते हैं।